हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज से हम सभी लोग क्लास 12 का ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 दोस्तों हमने जितना भी बहुविकल्पी क्वेश्चन था सब ऑल टू ऑल बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिया हुआ है। अब दोस्तों ये पार्ट 2 का बहुविकल्पी क्वेश्चन चलेगा। और दोस्तों पार्ट 2 में जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो वो टॉपिक तो हम पढ़ाएंगे ही, मैं नहीं पीछे हटूँगा, वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा ही। लेकिन दोस्तों अभी जब उस टॉपिक पर नहीं पहुँचे हैं तब तक उस टॉपिक से पहुँचने से पहले जितनी चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ उन चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पहले मैं करा देता हूँ। तो इस चैप्टर को मैं यूट्यूब पर पढ़ाया हूँ, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है जाके वीडियो देख लीजिए। उसमें हो सकता है जो ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल नहीं कराया हूँ, तो अब दोस्तों कोशिश मैं करूँगा ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल नहीं कराने को, कुछ बेहतरीन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने को, ठीक ना। बाकी आपका जैसे ही दिसंबर शुरू होगा वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। उस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आपको एक रफ बना करके उसी में वही न्यूमेरिकल लिख करके वही न्यूमेरिकल की ओर प्रैक्टिस करना है। बाकी और न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो फिलहाल अभी ये शुरू करते हैं। और ये है दोस्तों आपका कुमार मित्तल बुक से चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम देख लो, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों ये चैप्टर के नाम पे मत जाओ, ये चैप्टर का नाम इसलिए इतना बड़ा लिखा हुआ है क्योंकि इसमें आपको परावर्तन के बारे में पढ़ना है, गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, इसलिए ये इतना बड़ा चैप्टर का नाम लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर पे नहीं आते हैं हम लोग। ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं और इस चैप्टर में जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। और दोस्तों मज़े की बात एक और, इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस थ्योरी वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन एक एक नंबर के क्वेश्चंस था। साथ ही साथ दोस्तों इस चैप्टर के आपके कंपटीशन में, जैसे आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप क्लास 12 के बाद CUT का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप क्लास 12 के बाद कोई अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो आपका पॉलिटेक्निक है, CUT है, उसमें तो भर भर के मिलेंगे। CUT के लिए बेस्ट ये आपको इस टाइप के जो एक एक नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके लिए तो बहुत ही काम आने वाला है। बाकी नीट के लिए मैं JEE के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा, नहीं भाई ये नीट में आएगा, ये JEE में आएगा, बढ़िया थंबनेल बना दूँ, टाइटल लिख दूँ, ऐसा नहीं है। अपना काम है, अपना काम भाई। अपन लोग बोर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड का जो पढ़ रहे हैं उस बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके नीट आपके मैं बोल रहा था पॉलिटेक्निक में और आपके CUT में, तो भैया भर भर के आने वाले हैं यही बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन। जितना ये बढ़िया तैयारी रहेगा आपका, तो आपका इंटर ही मजबूत होगा। साथ ही साथ इंटर के बाद जो ये तैयारी करोगे उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी क्वेश्चन आएंगे ना, देखना तुम्हें खुद लग जाएगा, हाँ सर क्वेश्चन तो बढ़िया टाइप के थे, ठीक है। दोस्तों कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन आप लोग कभी मिलाना पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते दोस्तों आज की शानदार जानदार क्लास का। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, कॉपी और पेन रहेगा तब आप जब क्वेश्चंस लगाने का जो प्रैक्टिस करते हैं ना उसका अलग मज़ा है। केवल वीडियो को देखते रहो, यहाँ समझ में आ रहा है, स्किप कर दो, ओ नहीं मज़ा है। ऐसे नहीं करना है आपको, कॉपी पेन रह करके देखना है कौन से क्वेश्चंस का आपको कौन सा लग रहा है। और मैं अब क्या करता हूँ, टिक मार देता हूँ कि हाँ इस वाले क्वेश्चंस का ये वाला आंसर सही है, पहले से टिक, ताकि आप लोग देख लिया करो, तब देखा करो, आप भी निष्कर्ष निकाला करो कि क्या हाँ यही सही था आपका भी, ठीक है। ये नहीं पूरा एक्सप्लेनेशन देखो, पर हम लोग पहले मैं क्या करता था, पूरा एक्सप्लेनेशन देख करके तब आप जज करते थे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। लेकिन अब क्या है, मैं टिक लगा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन देखो उसके बाद पढ़ो तो हाँ ये वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली याद करने वाली चीज़ है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी का सिंबल होता है स्मॉल f, वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है r। तो दोस्तों ये गोली दर्पण मान लो, ये हमने बना लिया गोली दर्पण, और ये गोली दर्पण में कौन सा दर्पण है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। दर्पण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ये जो दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है जो मिरर होता है, मिरर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लेन मिरर जिसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर जिसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो दर्पण जो मिरर होता है, मिरर आर 2 टाइप्स, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। अब दोस्तों जो स्फेरिकल मिरर होता है वह भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कॉनकेव, एक होता है आपका कॉनकेव बोले तो अवतल दर्पण,
और दूसरा होता है कान्वेक्स। कान्वेक्स बोले तो उत्तल दर्पण, ठीक ना। ये हो गए। तो गोली दर्पण में ये लोग आते हैं। तो कोई गोली दर्पण है और गोली दर्पण की ये लाइन दोस्तों कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल। और ये गोली दर्पण जिस गोले का, जिस स्फीयर का कटा हुआ भाग होता है, पीस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गोली दर्पण। और उसका सेंटर इसके लिए कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब गोले का केंद्र ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु दोस्तों फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र यहाँ पे, ध्रुव और यहाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु ये कहलाता है फोकस, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपकी कहलाती फोकस दूरी। अब यहाँ समझ लो कि जो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा हुआ क्या, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी। यानी इसको आप ऐसे भी लिखो F = R/2। ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं आपको देखने को, या फिर इसी को आपको ऐसे भी मिल सकते हैं R = 2F। चाहे आपको ये ऑप्शन दिया हो, चाहे आपको ये ऑप्शन दिया हो, दोनों सही है, ठीक ना। तो ये क्या रहा, संबंध रहा, किसमें किसमें, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। ये आप यहाँ से आप समझ सकते हो, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से आपने, मैं समझा भी दिया कि यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध हो गया। दोस्तों यहाँ से अब कुछ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण जो दोस्तों होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। भाई हम लोग घर पे जो मिरर देखते हैं वह कौन सा मिरर देखते हैं, तो हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं। घर पे अपना मुंह देखने के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं। उस प्लेन मिरर में जब हम लोग ऐसे मुँह देखते हैं अपना चेहरा सीधा बनता है। बस होता क्या है, अगर मान चलो कि मैं मार्कर ऐसे लेके देख रहा हूँ, शीशा मिरर देख रहा हूँ, तो ये जो मैं लूँगा, ये भाई लिया हूँ मैं कौन से हाथ में, राइट में, ऐसा लगेगा मैं उसमें मिरर में लेफ्ट में लिया हूँ। ऐसे रियल में क्या लिया हूँ, राइट में, और मिरर में क्या लगेगा, लेफ्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्विक परिवर्तन। बस ये लेटरल इन्वर्जन होता है। बाकी अपना जैसे हम रहते हैं वैसे ही बनता है चेहरा। ऐसा नहीं कि छोटा सा मुंह लेकर के गए मिरर के सामने खड़े हो गए, बड़ा सा मुंह बन गया, ऐसा नहीं होता है। या तो कोई बड़ा सा मुंह लेकर के मिरर के सामने आ गया, उसका छोटा सा मुंह बन गया, ऐसा नहीं होता। एकदम सेम साइज का बनता है, सेम डिस्टेंस बनता है। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो आपको याद रखना है, वह क्या बनता है, बनता है दोस्तों सीधा। सबको पता है सीधा आभासी बनता है। जो इमेज सीधा होते हैं वह किसकी कैटेगरी में आते हैं, आभासी में। सीधा आभासी व वस्तु के बराबर, सीधा आभासी व वस्तु के बराबर, ये किस में है दोस्तों, समतल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण में सब होता है। सब कहने का मतलब है कि सीधा भी होगा, उल्टा भी होगा, आभासी भी होगा, वास्तविक भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा, वस्तु से छोटा भी होगा, वस्तु के बड़ा भी होगा। जितना चीज़ दोस्तों आप कल्पना कर पा रहे हो यहाँ पे सब बन जाता है अवतल दर्पण में। देखो सीधा, सीधा तो उल्टा भी, आभासी, आभासी तो है, वास्तविक भी। आभासी और वास्तविक दो टाइप के होते हैं, आभासी और वास्तविक, ठीक है ना। और यहाँ पे वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु के बड़ा। लेकिन उत्तल दर्पण में दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, एक तो सीधा बनता है और केवल सीधा बनता है। केवल, जैसे इसमें केवल सीधा बनाना, वैसे इसमें केवल सीधा, केवल सीधा, केवल मैं लिख दे रहा हूँ वनली सीधा, केवल सीधा। सीधा रहेगा उसको आभासी बोलेंगे, सीधा, सीधा और आभासी, सीधा आभासी, सीधा होगा। और सीधा अगर इमेज बन रहा है उसको आभासी बोलेंगे, सीधा आभासी व वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक ना, वस्तु से छोटा। अच्छा, इसमें अवतल दर्पण में सब बनता है, आभासी बनता है। लेकिन जब दोस्तों आभासी बनेगा, मतलब जब सीधा बनेगा, सीधा तो एक ही केस में बनता है, और जब सीधा बनता है, जब सीधा इसमें बनेगा, इस वाले में जब सीधा बनेगा, तो वो सीधा, सीधा अगर होगा तो आभासी तो होगा ही भाई। सीधे वाले इमेज को आभासी बोलते हैं। सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा, सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। इसीलिए हम लोग जब जो कहाँ जाते हैं, सैलून वगैरह में जाते हैं, और गर्ल्स लोग जाते होंगी कहाँ, पता है ना तुम लोग कहाँ जाते होंगे, ठीक ना। चलो मैं वो नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो वहाँ जब जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो मिरर लगा होता है ना, वहाँ पे जो मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर रहता है, आपका कानक्यू मिरर ही रहता है। क्यों, ताकि हमारा जो फेस है हमसे बड़ा दिखाई दे। जब फेस दोस्तों आपसे बड़ा थोड़ा दिखाई देगा, मान चलो थोड़ा मुंह आपका छोटा है, उसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, गाल आपके उभरे उभरे दिखाई दें, फिर देखो चमक।
उस चमक ही अलग आ जाती है। तो कहने का मतलब ये कि हमने ऐसे मिरर के सामने जाके बैठ गए जिसमें हम थोड़ा सा कम अच्छे लग रहे थे, उसमें थोड़ा सा और अच्छे लगने लगे। भाई उसमें सामने जाओगे मुंह थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, गाल उभरे हुए दिखाई देंगे, आपको लगेगा वाह अच्छा। अब उसके बाद जहाँ क्रीम उरी मालिश होने लगती है तो और अच्छे लगने लगते हैं, अपने को लगता है कि वाह गजब। लेकिन वही जब बाल कटा करके घर पे आओ, जब बाल कटाते रहो आपको बाल कटता हुआ दिखेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लगे वाह यार गजब का बाल कटा हुआ है लगेगा। लेकिन जैसे ही घर पे आए मिरर में, अपने प्लेन मिरर में देखे, आपका मुंह छोटा सा लगने लगा। आपको चलिए यार गजब यार, वहाँ मैं बाल कटा रहा था कितना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे आया प्लेन मिरर देखा, देख रहा मुंह एकदम चोंगा सा हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, ठीक ना। तो आपको 2-4 दिन ऐसा लगता है, बड़ा अजीब टाइप का लगता है, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है। तो 2-4 दिन के बाद फिर हल्के हल्के बाल आ जाते हैं, फिर आपको अच्छा लगने लगते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि अवतल दर्पण में जो इमेज होता है थोड़ा सा अपने रियल इमेज से थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसलिए अपने को अच्छा लगता है, ठीक। तो ये कहानी मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपको अभी जब क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन का सीधा सीधा आप जवाब टक करोगे, ठीक ना, तुरंत मारोगे टिक। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कह रहा किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अवतल दर्पण है ना, ये देखो मैंने बनाया अवतल दर्पण, ये दोस्तों अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये कहलाएगा मुखच्छ, ये कहलाएगा ध्रुव, और यहाँ पे ये कहलाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों वस्तु कहाँ पे रखी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल। अच्छा अगर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या और पोल रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वही फोकस होता है। तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे एफ, और फोकस पर रखा हुआ है, और ये रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। 10 सेंटीमीटर की दूरी, भाई 10 सेंटीमीटर फोकस है तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नहीं फोकस पर नहीं रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, मतलब से फोकस का कितना है 10 सेंटीमीटर है, फोकस 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। फिर से बात सुनना, 10 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर रखा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट सी पर रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सी पर रखा है। जब दोस्तों ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज सी पर बनता है, ठीक है। ये बात आप पहले यहाँ पे समझो। ये देखो अवतल दर्पण है ये, बस ये सब दोस्तों आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस यहाँ जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप केवल समझ लो बस। ये सब आपके एग्जाम में चीज़ें जल्दी आएंगी है नहीं, तो आपको ज़्यादा इस पर मैं कह रहा हूँ केवल आप बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लो, बस इस चैप्टर के केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लो, बाकी थ्योरी ना भी पढ़ो तभी काम चल जाएगा, केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे सी हुआ, यहाँ पे एफ हुआ। जब दोस्तों ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बहुत दूर बोले तो अनंत पे रखेंगे, इमेज बनेगा फोकस पर। सी से दूर रखेंगे, इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। जब सी पर आ जाएगा तो सी पर ही बनेगा, जब सी और एफ के बीच में आएगा तो सी से दूर बनेगा। एफ पर आ जाएगा तो अनंत पर बनेगा, एफ और पी के बीच में आएगा तो मिरर के पीछे बनेगा। इसको कैसे याद रखोगे, अनंत पर है तो फोकस पर है तो अनंत पर। देखो ऐसे याद करो, ऐसे जोड़ो, इसको कनेक्शन दिखाओ। अनंत पर है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो अनंत पर। एक दो हो गया, दो जगह बन गया, सेट हो गया। दूसरा सी से दूर है तो सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है तो सी से दूर, वाह 4 हो गया। सी से दूर है तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में है तो सी से दूर, 4 हो गया ना। सी पर है तो सी पर ही बनेगा, सी पर है तो सी पर ही बनेगा, 5 हो गया। और छठा, एफ और पी के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर, एफ और पी के बीच में है तो बिहाइंड द मिरर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन, उसमें जो आपसे कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, और जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा रहेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। आंसर चेक कर लो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया तो लाइक एक करना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। अब वही देखो मैंने बताया वस्तु की अपेक्षा बड़ा, देखो इसमें क्या है, वस्तु के बराबर है,
इसमें क्या है, वस्तु से छोटा है लेकिन वस्तु से बड़ा अगर किसी में बनता है तो वह कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो वस्तु से बड़ा किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में, कान के मिरर में बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण, तीसरे का बी। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर चौथे पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होती है। दोस्तों उत्तल दर्पण की थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखो ये मैंने बनाया उत्तल दर्पण। दोस्तों जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु कहीं भी रखो, वस्तु दोस्तों मान लीजिए चलो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये कौन सी जगह अपने को नहीं पता, जहाँ जब भी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे कहीं सी होगा और यहाँ पे कहीं एफ होगा, तो सी और एफ के बीच में ही बनता है, या तो फिर सी और एफ के बीच में नहीं, सी एफ और पी के बीच में बन जाता है। एफ है और पी, यहाँ पे पी, एफ और पी के बीच में बनेगा, एफ और पी के बीच में बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, चाहे कहीं भी रखा जाए, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर से कम बनेगा। अब 20 सेंटीमीटर से कम वाला ऑप्शन चूज कर लो, अनंत पर। और ये नहीं भैया, अनंत पे कहाँ बनेगा यार, गलत बात है। 20 सेंटीमीटर पर नहीं, 20 सेंटीमीटर पे नहीं बनेगा, 20 सेंटीमीटर से कम बनेगा, 10 सेंटीमीटर। हाँ ये है अपने काम लायक आंसर, 10 सेंटीमीटर। अगला दिया 40 सेंटीमीटर, नहीं 40 सेंटीमीटर भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर में कहाँ, पोल और फोकस के बीच में। अगर पोल और फोकस के बीच में बनता है, अगर ये पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस 20 है तो 20 से कम ही बनेगा। सिंपल सी बात है ना, 20 से कम ही बनेगा। तो ये दोस्तों आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, पहले ये सफाई अभियान हो जाए भाई, सफाई अभियान हो जाए ना, इरेज करें, एकदम इरेज करते भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अब। दोस्तों इस तरीके से आप इतना अगर ऐसे देख ले रहे हो, ऐसे समझ ले रहे हो, तो बस आपको यही चाहिए इस चैप्टर के बारे में। बाकी अगला जो चैप्टर है उसके बारे में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, लेकिन इस वाले चैप्टर की थ्योरी मैं आपको कहूँगा टाइम एकदम बर्बाद ना करें, बस बहुविकल्पी क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके देख लें और थ्योरी को जाने दें। थ्योरी को स्किप कर सकते हैं, यहाँ से आपको थ्योरी भर का काम जानकारी हो जाएगा जो अगले चैप्टर में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों उसको बना लो। क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि जब कोई, हालांकि देखो क्वेश्चन से देखो, अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन कितने एग्जाम आए हैं, 2017, 2014, 2018, 2014, 2018। मतलब दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम लोग उसको छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते। ना कर पाने की वजह क्या है, हम लोग केवल थ्योरी पे फोकस करते हैं, केवल थ्योरी पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते। इसी वजह से ये सब क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो जब थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हम लोग उस चैप्टर को फेल ही नहीं कर पाते। फेल चैप्टर का करना है तो हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीछे पढ़ना है, ये दिमाग में रख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, इसको मान के चलो कि ये कोई ये कोई तरंग है और ये कोई तरंग जब किसी माध्यम में जाएगी, जब किसी माध्यम में जाएगी, कहाँ पे, जब कोई तरंग किसी माध्यम में जाती है तो दोस्तों आपको क्या नहीं बदलता, सिर्फ एक गुण है उसका जो नहीं बदलता और वह है आवृत्ति। दोस्तों ये दिमाग में रख लो, आवृत्ति जो होती दोस्तों ये कभी नहीं बदलती। बदल कौन कौन जाता है, बदल जाएगा उसका आयाम, बदल जाएगा उसका आयाम, अरे बदल जाएगा उसकी दिशा, बदल जाएगी उसकी दिशा, अरे बदल जाएगा उसका वेग, बदल जाएगा उसका वेग, बदल जाएगी उसकी तीव्रता, ठीक ना, बदल जाएगी उसकी तीव्रता, बदल जाएगा उसका तरंग दैर्घ्य, ठीक ना। जो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तरंग के रूप में आ रही है, तो उसका आयाम, उसकी दिशा, उसका वेग, उसकी तीव्रता, उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नहीं बदलती, वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति दोस्तों नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन, वेलोसिटी,
इंटेंसिटी, वेवलेंथ सब चेंज हो जाते हैं जब कोई लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंट्री करती है तब। ठीक ना। चलो भाई, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यही क्वेश्चन देखो 2018 में फिर आया हुआ है। कह रहा कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, पहले निर्वात में था, निर्वात से किसी माध्यम में जा रहा है, मतलब माध्यम में जा रहा है। ठीक, देखो तरंग माध्यम में जा रहा है, मतलब निर्वात से किसी माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश का कौन सा भी लक्षण, कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? अरे भैया फिर वही बता दें, आवृत्ति। कौन नहीं बदलता? आवृत्ति। अरे कौन कौन बदल जाता है, नहीं याद रहेगा चलेगा। कौन कौन बदल जाता है नहीं याद रहेगा चलेगा ना, लेकिन कौन नहीं बदलता ये याद रहना चाहिए अपने को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 अपने से कह रहा कि जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, अच्छा वो 6 पढ़ रहा हूँ, 7 आ जाओ। एक वर्णी प्रकाश वायु से अपवर्तनांक n के माध्यम में अपवर्तित होता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चंस आ गया है और यहाँ पे मैं थोड़ा समय लूँगा आपको थ्योरी बताने में, ताकि यही थ्योरी बताऊँ और कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से सीखेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस को धुआं उड़ा देंगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दो दोस्तों। ये है आपका कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम। यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, हम लोग तुरंत नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, अभिलंब डाल देते हैं। मान लो कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे है माध्यम 1 है, ये है माध्यम 1, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया 1। ये है कोई मीडियम 2 और मीडियम 2 का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n2। तो कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम सेकंड में एंट्री कर रही है, मीडियम 1 से मीडियम सेकंड में एंट्री कर रही है, और ये मीडियम सेकंड में एंट्री कर रही है। अगर ये सेम मीडियम होता तो सीधा निकल जाता, मीडियम चेंज हो रहा है तो ये लाइट या तो अब ना, देखो ये मैं अभी जाना चाहिए था इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। या तो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये है दोस्तों आपका नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा या नॉर्मल से अवे होगा। नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे नॉर्मल, दो केस बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, ये डिपेंड करेगा कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है। ठीक ना। तो अभी हमने मीडियम तो डिसाइड किया नहीं है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, लेकिन ये इतना तो कन्फर्म है यहाँ पे कि मीडियम चेंज है, इतना तो कन्फर्म है यहाँ पे मीडियम तो चेंज है। जब मीडियम चेंज है तो लाइट जब आएगी तो ऐसे सीधे जाएगी नहीं, जो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे जाना चाहिए था, जाएगी नहीं, या तो ये ऐसे हो जाएगी या तो ये फिर ऐसे हो जाएगी, दो में से कोई केस बनेगा। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपवर्तन की घटना आपको देखने को मिल रही है। कब अपवर्तन घटना देखने को मिल रही है? जब यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है तभी। तो दोस्तों यहाँ पे अपवर्तन जो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से अनदर मीडियम में एंट्री करता है तो वह अपने जो रास्ता होता है अपने रास्ते से कुछ ना कुछ भटक जाता है, कुछ ना कुछ रास्ते से भटक जाता है। यही घटना, यही फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है दोस्तों जो आपको काम आने वाला है वह है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, यही एन क्या कहलाता है? आपका अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अब दोस्तों ये जो अपवर्तनांक एन मैं तब लिखूंगा जब अपने को ये मीडियम 1 मीडियम 2 ना पता हो, या तो मान चलो कि ऐसे मान लो मीडियम 1 मीडियम n1 n2 लिख दिया हूँ तो n लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस चीज़ को n को हम लिखते हैं n2 अपान n1, यानी 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, जिसमें लाइट जाती है वो ऊपर
और जिससे जाती है वो नीचे, ठीक ना, यानी 1 से 2 में जा रही है। इसी को हम दोस्तों लोग है, बल्कि मैं पहले ऐसे लिख दूँ एक लाइन, ये देखो 1 n की जगह मैं ऐसे लिख दूँ 1n2। 1n2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो जिसमें जाती है वो ऊपर n2/n1, ठीक ना। ये फार्मूला बन गया। ये है दोस्तों स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा मैं और बढ़ा चढ़ा रहा हूँ, स्नेल्स लॉ को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा रहा हूँ। वाह, बढ़ा चढ़ा रहे हैं जब। तो दोस्तों बढ़ाए चढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाए चढ़ाएंगे दोस्तों, अपने को एक फार्मूला होता है n = होता है c/v, n = होता है c/v। तो c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, v अपना क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होता है 3 × 10⁸, तो ये फिक्स है, ये कांस्टेंट, इसको हटा दो तो n ∝ 1/v, ठीक ना, n ∝ 1/v। तो अगर मैं n1 की बात करूं तो n1 = मान लो कांस्टेंट, चलो c ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो n1 की जगह पे क्या हो जाएगा c/v1, c/v1। और n2 की बात करूं तो n2 = हो जाएगा c/v2, डिवाइड कर दूं तो n1/n2 क्या हो जाएगा v2/v1, क्या हो जाएगा v2/v1। तो 1n2 जगह पे n2/n1, तो अभी मैंने क्या लिखा, अच्छा मुझे n2/n1 चाहिए ना, तो n2/n1 जब निकालूंगा इसका उल्टा कर दो तो v1/v2, ठीक ना, v1/v2। तो अब मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ इसको, स्नेल्स लॉ को बढ़ा चढ़ा के लिखूँ। जब दोस्तों बढ़ाऊँगा क्या हो जाएगा, ये sin I/sin r = 1n2 = n2/n1 = v1/v2। एक लाइन और लिख लो दोस्तों, λ1/λ2। अब ये लैम्डा वाला कैसे बन गया है, लैम्डा वाला कैसे बन गया, इसको देखो दोस्तों। सिंपल हम लोग जानते हैं वेलोसिटी या स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस/टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों स्पीड को, यहाँ पे स्पीड का फार्मूला मैं लैम्डा में चेंज कर रहा हूँ, तो स्पीड को स्पीड रहने दो, डिस्टेंस का काम करेगा लैम्डा। भाई कोई अपना लाइट जो है तरंग के रूप में चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है लाइट, जो ऐसे से चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस यही तो कहलाता है लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। पीक से पीक का डिस्टेंस, या फिर एक पीक हो गया और एक क्या होता है, क्रेस्ट होता है, क्या होता है नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, कोई बात नहीं यार, ठीक ना। ट्रफ होता है एक, ट्रफ क्या है, छोड़ो यार। श्रृंग और गर्त है। देखो हिंदी इंग्लिश मेरी इतनी कम से कम ये इस समय ना क्या हो रही है ना, कि ना तो मैं हिंदी का हो पा रहा हूँ ना तो मैं इंग्लिश का हो पा रहा हूँ, दोनों मिक्स हो गया हूँ। चलो कोई बात नहीं यार, इतना मुझे हिंदी में तो याद आ रहा है बढ़िया से, क्योंकि हिंदी काफ़ी पढ़ाया हूँ। तो ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया। श्रृंग और गर्त के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक ना। तो ये डिस्टेंस वेवलेंथ हो गया, और टाइम को मान लो आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो v = अच्छा 1/टाइम, आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति को दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं न्यू से, तो v = हो गया न्यू लैम्डा। तो v1 = क्या हो जाएगा, न्यू λ1। अब आप सोच रहे हो सर न्यू 1 काहे नहीं हुआ, अरे भैया देखो यहाँ पे आवृत्ति चेंज नहीं होती है, तो आवृत्ति को आवृत्ति ही रहेगा। अच्छा v2 = क्या हो जाएगा, न्यू λ2। तो v1/v2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, λ1/λ2। दोस्तों ये पूरा हो गया स्नेल्स के नियम का पूरा खाका। अब यहाँ दोस्तों हर एक क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे, बड़े आसानी से काफ़ी क्वेश्चन कर लोगे। sin I/sin r = 1n2 = n2/n1 = v1/v2 = λ1/λ2। ये दोस्तों फार्मूला है, इसको बढ़िया तरीके से लिख लो और याद कर लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लो। देखो ये चीज़ मैंने आपको सब फार्मूला समझो लगभग बता भी दे रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। ये सब चीज़ बगल में लिख लिया करो, कभी भूलोगे ना तो इसको देख करके दिमाग में बैठेगा, दिमाग में दोस्तों बैठेगा कि ये फार्मूला कैसे बना हुआ था, कैसे बना हुआ था। जब ये पता चल जाता है ना तो टिकाऊ हो जाता है, और पता रट्टा मारे रहो ना वो भूल जाता है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ यार, अगर चीज़ें याद किए रहो ना वो ऐन वक्त पे ना ऐसे धोखा देती हैं, अब क्या बताएं कैसे धोखा देती हैं, अब इस चीज़ को वर्णन नहीं कर सकते। तो लेकिन अब जब आप समझे रहोगे, निकाले रहोगे फार्मूले को, तो धोखा नहीं देते हैं वो लोग। तो अपने को धोखा नहीं खाना यार, ठीक ना।
धोखा खाने बड़ा दुख होता है, ठीक है, दुख नहीं लेना अपने को। तो मैं क्वेश्चन किस पे पहुंचा था यार, क्वेश्चन 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे 7 नंबर डाला था, अभी शायद 7 किया नहीं मैं, तो अब 7 अब मैं जाके करता हूँ। पहले इतना चीज़ को नोट कर लो, इतना चीज़ को नोट कर लो, तब मैं 7 वाले क्वेश्चन को करूँ, ठीक है। चलो भाई नोट कर लिया होगे, वीडियो को रोक करके सब बढ़िया तरीके से नोट कर लो। अब जाके मैं 7 वाले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया नहीं, बस सब फार्मूले बताया हूँ, ठीक ना। अब फार्मूले बता दिया हूँ, अब मुझे मेन फार्मूला ये मिल गया है जो मैंने इतना देर तक आपको निकाल के बताया, ठीक ना, ये फार्मूला। चलो अब देखो इसी फार्मूले पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे भाई, 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे, एक ओ भी नहीं, 2-4 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि एक बड़ी प्रकाश वायु से अपूर्णांक n के माध्यम में अपवर्तित होता है, मतलब वायु से कहाँ पे जा रहा है। देखो ये एक मान चलो कि पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई लाइट रे जा रही है कहाँ से, वायु से, एयर है, एयर से किसी मीडियम में जा रही है। तो दोस्तों वायु के सापेक्ष कोई माध्यम रहता है तो उसके अपवर्तनांक को हम सिंपल n लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, n, जबकि वायु का अपवर्तनांक होता है 1 और जो माध्यम में जा रहा है उसका अपवर्तनांक है n। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन वाला, आपको पता होना चाहिए कि वायु का अपवर्तनांक 1 होता है और माध्यम का अपवर्तनांक ON दिया हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब कि वायु से प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में जा रही है, जो सघन माध्यम में जाती है तो विलंब की तरफ वो झुक जाती है, ठीक ना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो कह रहा है कि ये अपवर्तित होता है, आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। अब दोस्तों बताओ, इनके और इनके बीच का रिलेशन पूछा हुआ है। अब बताओ अगर ये फार्मूला नहीं पता रहता तुम्हें, पूरा ये फार्मूला तुम्हें नहीं पता रहता, बताओ ये क्वेश्चन लगा पाते जल्दी, नहीं लगा पाते दोस्तों। तो ये अब अपने को अब पता चल गया है कि क्या फार्मूला होता है। फार्मूला मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, n2/n1 इक्वल टू λ1/λ2, ठीक ना। तो n2 जगह पे क्या लिखोगे n, और n1 जगह पे क्या लिखोगे 1 इक्वल टू λ1/λ2। अब बताओ तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा, n/1, यानी λ1/λ2 आपसे पूछा हुआ है तो क्या बताओगे, n/1। देखो कितनी आसानी से लगा, कितना आसानी से लगा ना, कितने प्यार से लगा, कितना मज़ा आया, कितने प्यार से लगा दोस्तों, बताओ आसानी से लगा। तो ये देखो फार्मूला आपको याद करना ही करना है, ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक बड़ी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। दोस्तों यहाँ पे एक और फार्मूला याद करना है। देखो क्या फार्मूला याद करना है, अच्छा पहले ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ से देखो थोड़ा हम लोग और इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इस फार्मूले का और पोस्टमार्टम ही नहीं, और इस फार्मूले के बारे में निचोड़ और समझते हैं ताकि और क्वेश्चंस आए बढ़िया तरीके से दोस्तों, याद रहे दोस्तों, अपने को रट्टा ना मारें, ठीक है, याद रहेगा। देखो कैसे दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हो कि n और v में रेसिप्रोकल का संबंध है। देखो यहाँ पे n2 आया है तो v1 आ गया, मतलब 2 है तो 2 आया होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 आया होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे 1 आ गया है, मतलब झगड़ा लड़ाई चल रहा है, दुश्मनी चल रही है। तो कहने का मतलब है कि n प्रोपोर्शनल टू 1/v है। साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ n प्रोपोर्शनल टू 1/λ है। मतलब कहने का मेरा दोस्तों ये है कि जहाँ पे n ज़्यादा होगा वहाँ पे v कम होगा, जहाँ पे n ज़्यादा होगा वहाँ पे v कम होगा। और देखो जहाँ पे n ज़्यादा होगा वहाँ पे लैम्डा भी, वहाँ पे लैम्डा भी क्या होगा, वहाँ पे लैम्डा भी कम होगा, ठीक ना, उल्टा रिलेशन है। अच्छा अगर इन दोनों में उल्टा रिलेशन है तो इन दोनों में क्या है, सीधा रिलेशन हो गया, इन दोनों में देख लो सीधा रिलेशन हो गया। देखो कितना मज़ा आ रहा है। हमने देखा n ऑफ, क्या मैंने लिखा भाई, n प्रोपोर्शनल का क्या कर दिया यार, n प्रोपोर्शनल टू 1/v, मैं क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया यार, मैं कहाँ खोया हूँ मैं, n प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब n और v में उल्टा रिलेशन है, n बढ़ेगा तो v घटेगा, देख लो n बढ़ेगा तो v घटेगा, यहाँ पे n बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, देखो n बढ़ेगा लैम्डा घटेगा। लेकिन v और लैम्डा में क्या रिलेशन है, जहाँ v बढ़ेगा लैम्डा बढ़ेगा, जहाँ v घटेगा लैम्डा घटेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, देखो कितनी बातें दोस्तों, मजा आई। यहाँ से ये बात समझ में आया, अगर किसी भी कोई भी माध्यम है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो चाल कम होगी, कोई माध्यम ज़्यादा है तरंग दैर्ध्य कम होगी,
है ना, तरंग दैर्घ्य कम होगी। अब बताओ जरा यहाँ पे जो क्वेश्चंस में आ जाऊँ कि और कोई बता दो। अच्छा ये दोस्तों आप लोग नोट कर लेना जरा, n प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही सामने से मैंने चुरा लिया। n प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यहीं से मैंने चुरा लिया। यहीं से ये भी मैंने चुरा लिया, v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक ना, इतनी बातें मैं चुराया, वाह क्या बात है। तो अगर मैं चुरा लिया तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां, जो 8वां कह रहा था कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णित प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। जब दोस्तों वो निर्वात में रहेगा, निर्वात का अपवर्तनांक होता है माध्यम से कम, निर्वात का अपवर्तनांक माध्यम से कम होता है। ये बात मान रहे हो ना भाई। मैं एक लिख लूँ निर्वात, एक मैं निर्वात लिख लूँ और एक मैं कोई माध्यम लिख लूँ, मान लो जल लिख लिया। निर्वात का अपवर्तनांक 1 और जल का अपवर्तनांक क्या होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब बताओ कौन ज़्यादा, निर्वात का क्या हुआ, कम हुआ। अगर निर्वात का अपवर्तनांक कम है तो वहाँ पे तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कम हो गया, तो कम हो जाता है। और कितना कम हो जाता है दोस्तों, जो माध्यम में जाएगा तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो 8वां क्वेश्चन है, माध्यम में अपवर्तनांक देखो लैम्डा कहाँ पे, मीडियम में, तो मीडियम में जाएगा, एयर से मीडियम में जाएगा तो कम होगा। कितना कम हो जाएगा, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अपवर्तनांक है, उसी से डिवाइड कर दो। देखो क्या गजब फार्मूले बन रहे हैं। और ये फार्मूले दोस्तों आप रट नहीं सकते, बस दिमाग पे समझ सकते हो। दिमाग में क्या समझोगे, n प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, n ज़्यादा v कम। n प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, n ज़्यादा लैम्डा कम। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर n देखो n ज़्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। तो एयर निर्वात का n ज़्यादा हो, n कम होता है तो वहाँ पे लैम्डा ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही कोई माध्यम आ गया, माध्यम में n कम हो जाता है, n ज़्यादा हो जाता है, n ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, उसी n से भाग दे दो, उसी n से डिवाइड कर दो। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो 600 नैनोमीटर था, 600 नैनोमीटर है, नैनो से चलाओ ना बाढ़ रही, वाह क्या बात है। तो 600 नैनोमीटर है और अपवर्तनांक क्या है 1.5, 1.5 से भाग दे दो भैया। दशमलव नीचे हटाना, जीरो कहाँ बढ़ा दोगे, ऊपर। 600 है, 6,000 एक जीरो बढ़ा दो, 6000/15, ठीक ना। तो 15 चौके 60, 400 नैनोमीटर। तो अब देख लो यही सामने निकल गया। जब एयर में था कितना था, 600 नैनोमीटर। अब जब मीडियम में गया कितना हो गया, 400 नैनोमीटर, मतलब 200 नैनोमीटर कम हो गया। तो ये कहाँ कैसे हुआ, जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे निर्वात में n कम होता है, लैम्डा ज़्यादा होता है, मीडियम में n ज़्यादा हो जाता है, लैम्डा कम हो जाता है, लैम्डा कम हो गया। ऐसे दोस्तों आपको टिकाऊ रहेगा, टिकाऊ, वरना तो फिर ऐसे से फार्मूले ना आपके दिमाग से ऐसे उड़ेंगे ना, पूछो मत, जैसे आधियों में धूल उड़ते हैं वैसे उड़ेंगे। चलो भाई, बस यही फार्मूले दो, तो इसी फार्मूले मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 वो मैं प्रदर्शनी के रूप में रखे रहूँगा। क्वेश्चन को इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ ना, चलो इरेज करता भाई। इस वाले फार्मूले को मैं प्रदर्शनी के रूप में रखूँगा आज, ठीक ना। और कब तक रखूँगा, जब तक इसका काम आता रहेगा। जब लगेगा अब काम नहीं आ रहा है तब मैं हटाऊँगा, जब तक काम आता रहेगा तब तक वो रहेगा भाई, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद 9। चलो भाई 9 देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है और कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से इन अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, आपतन कोण है। चलो भाई फिगर बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। ये है दोस्तों कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट हुई कहाँ से, निर्वात से किसी माध्यम में जा रही है। दोस्तों निर्वात का अपवर्तनांक हम लोग मानते हैं 1 लेते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक 1, और किसी माध्यम में जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी बस ये समझाने के लिए मैं लिखा। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया। लाइट रे निर्वात यानी एयर और वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रहा है, इसका मतलब ये मीडियम अगर है तो डेंसर होगा भाई। एयर और वैक्यूम से रेयर कोई है ही नहीं है, एयर और वैक्यूम से रेयर कोई है ही नहीं है। कोई भी मीडियम होगा वो इसके रिस्पेक्ट में डेंसर ही होगा। तो नॉर्मल तरफ ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। देखो ये बेंड हो गया, ठीक ना। चलो तो ये दोस्तों है एंगल आई और ये है एंगल आर। तो क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है
कि निर्वात में अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है। अपवर्तन कोण दोस्तों जो r है, अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। अपवर्तन कोण आपतन कोण I का आधा है, ठीक ना। हाँ ये इतना है। तो आपतन कोण बताओ भाई, I बताना आपको। आप लगाओ स्नेल्स लॉ। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो हमने क्या सीखा कि साइन I अपान साइन R इक्वल टू 1n2 मत लिखो, n2 अपान n1, n2 अपान n1। साइन I निकालना है, साइन I को I रहने दो, अपान साइन R के प्लेस पर क्या लिखोगे I अपान 2 इक्वल टू n2 के प्लेस पर n और n1 के प्लेस पर 1, ठीक ना। मज़ा आ गया दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाना पड़ेगा कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं, क्लास 10th मैथ का एक फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला के दिमाग पे कैसे आपके आएगा, फार्मूला मैं लिख दूँ। फार्मूला है दोस्तों साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a क्या होता है भाई, 2 साइन a कहाँ से, 2 साइन a कॉस a। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। अच्छा अगर केवल यहाँ पे साइन a रहे, तब केवल यहाँ पे दोस्तों साइन a रहे तो एंगल आधा हो गया, 2a का हाफ a। तो यहाँ पे एंगल जितने हैं सब हाफ हो जाएंगे, तो 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अब देखो यहाँ पे साइन I, जैसे साइन a है वैसे साइन I है, तो साइन I को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कैसे, मैं क्यों माइंड में आया, यहाँ पे देखो हाफ है, यहाँ पे हाफ है इसीलिए माइंड में आया, ठीक ना। तो साइन I के प्लेस पर मैं क्या लिख दूँ, 2 साइन I बाई 2 कॉस I बाई 2 अपान साइन I बाई 2 इक्वल टू n। देखो जरा मुझे ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो भाई, ओ बढ़िया यार, दिखाई दे रहा है, गजब। तो साइन I बाई 2 कैंसिल हो गया, ठीक ना। अपने को क्या पूछा दोस्तों, अपने को पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ था, आपतन कोण है, I पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपको बचा क्या, 2 कास I बाई 2, 2 कास I बाई 2 इक्वल टू n। तो कास I बाई 2 इक्वल टू n अपान 2, I बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स n बाई 2, सिर्फ I पूछा हुआ है, तो I इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स n बाई 2। आंसर देख के डर तो नहीं गए, आंसर देख के डर तो नहीं गए ना कि I इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स n बाई 2 हुआ, ठीक ना। चलो भाई यहाँ तक हो गया दोस्तों। मज़ा आएगा नहीं यार, अच्छा लगा ना ये कि बस स्नेल्स लॉ यहाँ से ये लाइन से मैंने ये लाइन लिया, y या निर्वात में फिगर भी बनाया, निर्वात का अपवर्तनांक 1 और ये माध्यम का n, ठीक है, n अपान 1 हो गया। यहाँ से मैंने ये फार्मूला लगाया, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने फार्मूला लगा करके ठक 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 यहाँ पहुँचा दिया और आपका आंसर आ गया। और आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत डर भी लगा होगा, डर को कोसों दूर भगाओ और मजा लो केवल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 इरेज कर दें, चलो भाई इरेज करता हूँ, मैं इरेज करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे अभी ये फार्मूला प्रदर्शनी के रूप में चल रहा है। देखो ये फार्मूला अभी इसमें इसका भी थोड़ा यूज हुआ ना, यूज हुआ, एकदम यूज हुआ, थोड़ा नहीं पूरा यूज हुआ भैया इसमें, ठीक ना। बाकी तो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती कैसे खुलेगी बताओ जरा। तुम्हारे दिमाग की बत्ती तभी खुलेगी जब तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अपने को मिलते हैं आप जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तब। ऑब्जेक्टिव मत लगाओ, दिमाग की बत्ती नहीं खुलेगी। अगर बत्ती खुलवाना है तो ऑब्जेक्टिव लगाना है भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, देखो वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी। देखो आपको क्या दिया, सी दिया है, सी दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो कोई कांच है, कोई भी माध्यम है अपवर्तन, वो माध्यम है कांच, कांच में प्रकाश, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। जो ग्लास होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी उस कांच में, यानी उस ग्लास में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लो v है। तो फार्मूला अभी मैं जो फार्मूला यहाँ पे ये बताया आपको, फार्मूला ये और ये दोनों फार्मूला कैसे बताया था, मैंने फार्मूला लिखा था दोस्तों, sin n इक्वल टू होता है
C अपान V। तो n के प्लेस पर 1.5, C के प्लेस पर 3 × 10⁸ अपान V। ये देखो ये डेढ़ दूना 3, भैया ये डेढ़ है, ये डेढ़ है, एक और आधा है, और डेढ़ दूना 3, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। अब बताओ इस वाले फार्मूले में भी इसका थोड़ा बहुत यूज हुआ है, लेकिन फार्मूला मेन क्या है, ये वाला फार्मूला है। तो ये इस वाले फार्मूले से तो मैं इसको बनाया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है कि कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसको लिखो जरा। कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, तो वायु के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक, वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक। दोस्तों जो बाद में होता है, जो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूँ, जो बाद में जो होता है उसी का अपवर्तनांक होता है, ये दोस्तों ये कोई फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना, ये समझने का तरीका बता रहा हूँ। उसी का अपवर्तनांक होता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने सजा करके हिंदी पूरा लिख दिया तो इसको समझोगे ये कोई फार्मूला है कि जो बाद में होता है उसी का अपवर्तनांक होता है, कोई फार्मूला है। फार्मूला नहीं दोस्तों, ये समझने का कोई तरीका है, ठीक ना। देखो यहाँ पे ग्लास बाद में आया है, तो ग्लास का अपवर्तनांक जो पहले उसके संदर्भ में, जल का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में। तो कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है वायु के संदर्भ में कितना दिया है 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5। जल का अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में कितना दिया हुआ है 4/3, 4/3 का मतलब 1.33। तो ज़्यादा किसका हुआ, कांच। तो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा। अभी देखो मैं जो फार्मूला बताया था n = 1/v, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दोस्तों धीरे धीरे ढाल रहा हूँ ताकि आप रट्टा ना मारो। n = v, मैंने क्या बताया कि दोनों में उल्टा रिलेशन है। अब बताओ n इसका ज़्यादा है, इसका कम है। इसका क्या आया 1.5 आया, इसका क्या आया 1.33 आया। अब बताओ इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी, तुरंत बताओगे सर कम हो जाएगी। ग्लास में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि दोस्तों जल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक इसके रिस्पेक्ट में कम है। मजा है ना। अच्छा एक और फार्मूला बताया था n = 1/λ, n = 1/λ। तो अगर इसमें बताओ इसकी तरंगदैर्घ्य, इसमें कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी और जल में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। देखो मज़ा आ रहा है ना। ये दोस्तों आप फील कर पा रहे हो कि हाँ सर कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, बस विद फार्मूले के साथ, विद प्रूफ के साथ चल रहा है काम, मज़ा आ रहा है। तो अपने को दोस्तों ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया ये सब चीज़ें। अब और क्या दिया था, कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, कांच का अपवर्तनांक जो बाद में होता है उसी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, तो जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक ये अपने से पूछ रहा है। अब दोस्तों देखो ये फार्मूला कोई रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, अपने से पूछा हुआ है WNG, जो बाद में होता है उसी का अपवर्तनांक, मैंने बताया बाद में जो होता है उसी का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे जो बाद में उसी को ऊपर कर दो, जो बाद में उसी का अपवर्तनांक तो भाई वो ऊपर रहेगा ना, जो बाद में है उसी का अपवर्तनांक है तो उसका जलवा रहेगा, और जलवा उसी का है जो ऊपर है, जलवा उसी का है जो ऊपर है। नीचे वाले का कौन जलवा है भाई, नीचे वाले का है किसी का जलवा नहीं, ऊपर वाले का जलवा है। जब चाहे तुम्हें उठा ले ऊपर, वाह, जब चाहे तुम्हें उठा ले, है कि नहीं भाई। हमें दोस्तों अपने आप में घमंड करना चाहिए, कभी नहीं। जब चाहे ऊपर वाला हमको उठा ले, कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों अपने आप को घमंड करना ही नहीं है, अपने आप को बस मुस्कुरात के जीना है, ना किसी को तकलीफ़ देना है, बस उसके सुख दुख में शामिल होना है। सुख में शामिल ना हो चलेगा लेकिन दुख में शामिल होना है, ये अपने को होना चाहिए, ये अपना नेचर होना चाहिए। बाकी अपने आप में घमंड क्या करोगे, अरे भाई ऊपर वाला जो बाद में है, जो बाद में आता है, बाद में जो होता है वही अपवर्तनांक होता है, वही ऊपर वाला मतलब सबसे हावी उसी है। तो भाई ANG लिखेंगे अपान ANW लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ANG दिया है क्वेश्चन वाला, कितना दिया है 3/2 अपान ANW 4/3। तो इसको सॉल्व करोगे 3/2 इंटू 3/4 9/8 आपका आंसर है। 9/8 दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 11। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम इसी के जैसा है, थोड़ा कम टाइम लेते हैं अब की बार। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल, देखो ये लिखो वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष कांच,
वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3, 4/3 और 5/3 हैं। तो पूछ क्या रहा है, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जो बाद में है उसी का अपवर्तनांक, तो कांच का, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ऐसे ही बोलो, या जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों बात एक ही है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये अपने से क्वेश्चन मार्क लिख दूँ मैं। देखो दोस्तों, ये मैं कहाँ सॉल्व कर दूँ, ये कर दे रहा हूँ। तो WNG फार्मूला क्या बन जाएगा, ANG अपान ANW। ANG की वैल्यू क्या है, ANG की वैल्यू 5/3 अपान ANW की वैल्यू 4/3। इसी को आप लिख सकते हो 5/3 इंटू 3/4। बेचारा 3 कैंसिल हो गया, बर्बाद कर दिए लोग 3 को ना। तो क्या आ गया आंसर आपका 5/4, ये हो गया भाई आंसर, ठीक ना। चलो भाई, अब देखो अभी तक ये देखो प्रदर्शनी में लगा हुआ है फार्मूला को दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच गया, 7 से शुरू किया 12 तक पहुंच गया, लेकिन हटाया नहीं, अभी हटाऊंगा भी नहीं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर, इरेज करते हैं। चलो भाई इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। 22 क्वेश्चंस हैं और 22 क्वेश्चंस केवल लगा लो तो आपको एकदम नहीं लगेगा कि हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि इसके जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी आपके क्लास 10th के लिए है, वो आपको आएगा ही नहीं। बस यही न्यूमेरिकल कर लो आप बढ़िया तरीके से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल कर लो, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम है। अब बताओ, ये रट्टा नहीं मरवाऊंगा मैं आपको, रट्टा नहीं मरवाऊंगा आपको। देखो क्रांति कोण पूछा ना, तो दोस्तों आपका एक फार्मूला होता है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, n = 1/sin c। c मतलब क्रांति कोण, c मतलब क्या समझोगे, क्रांति कोण। तो अगर Cn ज़्यादा होगा तो वहाँ पे C कम होगा, इतनी बातें समझ में आ रही है ये फार्मूले से। अच्छा, अब दोस्तों अपने को n का फार्मूला लेकर आओ, लैम्डा और v दोनों के फॉर्म मैंने बताया आपको, ऐसे बताया n ∝ 1/v मैंने याद कराया, n ∝ 1/λ मैंने बताया। अब दोस्तों जो कलर हैं, कलर में 7 कलर होते हैं, कौन कौन, VIB GYOR। अब ये सातों जो कलर हैं, इन सातों कलर में मुझे दोस्तों जहाँ तक आइडिया है, ये सबको याद रहता है कि किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ये सबको याद रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आपको भी पता होगा कि इसमें ऐसे अगर V से R की तरफ जाओगे, तो ये वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, ज़्यादा होता है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम। अब देखो यहाँ से, अच्छा n ∝ 1/v, n ∝ 1/λ। तो आपको पता है दोस्तों कि जहाँ पे n अगर ज़्यादा होगा तो n अगर मतलब लैम्डा ज़्यादा होगा तो n कम होगा। अच्छा एक चीज़ और मैं कर दूँ क्या, देखो n दोनों को रिलेशन बनाओ जरा, दोनों को रिलेशन समझो भाई, ये सब फार्मूले समझो। n = देखो ऐसे, n = 1/sin c, और इसी को आप लिखो n = 1/λ, ठीक है। एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, यानी 1/λ = 1/sin c। दोनों को ऊपर भेज दो तो sin c = λ। भाई ये इक्वल टू नहीं होता, लैम्डा है, वैसे प्रोपोर्शनल बना दो। चलो नीतांक यहाँ भी रहा होगा, कोई नीतांक अपने को नहीं पता, हालांकि नीतांक कौन रहा होगा, वही न्यू रहा होगा, और कौन रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, sin c ∝ λ, sin c ∝ λ। अब ये डायरेक्ट आप लोग देखो, मैंने कहाँ से निकाला फार्मूला, यहाँ से। ये फार्मूला जाना था हमने, ये फार्मूला हम जानते थे, ये फार्मूला हम जानते थे, ठीक ना। ये फार्मूला हालांकि मैंने अभी बताया, ये फार्मूला होता है अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध। बाकी ये दोनों फार्मूले मैं पहले बता ही दिया हूँ। अब इन दोनों फार्मूले को मैंने रिलेट करके एक नया फार्मूला बना दिया। अब इस नए फार्मूले से हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कर देंगे। क्या क्या यहाँ से है कि अगर C ज़्यादा होगा तो लैम्डा भी ज़्यादा होगा, या जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका C ज़्यादा। बताओ, रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा तो रेड कलर का C ज़्यादा, वायलेट कलर का लैम्डा कम तो वायलेट कलर का C कम, है ना, वायलेट कलर का C कम। बाकी और देखो, वेलोसिटी में जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका n कम, ठीक ना,
जिसका अच्छा, और ये चीज़ और अभी मैंने ये भी बताया, दोनों में ये रिलेशन बताया था, v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका v ज़्यादा, है ना, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका v ज़्यादा। देखो कितने रिलेशन निकल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इन सब फार्मूले से ठकाठक लगने वाला है। अभी तो ये क्वेश्चन मैं नहीं रख रहा, बाकी और जिससे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कलर का वेलोसिटी सबसे कम होता है, तो क्या बता दोगे, वायलेट कलर का। किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, तुरंत बता दोगे। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होगा, जिसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, आर का, है ना। देखो क्वेश्चन है सब, ये सब दोस्तों क्वेश्चन हैं, अभी आपको मिलते जाएंगे आगे आगे। अभी इसी चैप्टर में नहीं, जब प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको कि आपको पूछा था कि क्या पूछा था कि किस रंग के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होगा। तो आपको पता है कि लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसका सी ज़्यादा होगा, और लैम्डा जिसका कम होगा उसका सी कम होगा। तो आपको पता है कि लैम्डा का कम किसका होता है, वायलेट कलर का। तो वायलेट कलर का आपका क्रांति कोण क्या होगा, सबसे कम होगा। भाई रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा तो सी ज़्यादा, अपने को सी न्यूनतम पूछा हुआ है तो लैम्डा इसका न्यूनतम होगा और उसका सी भी न्यूनतम होगा, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कह रहा है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण। भाई क्रांति कोण की परिभाषा ही पूछ लिया है। क्रांति कोण की परिभाषा है भाई, क्रांति कोण की परिभाषा ये है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। तो यही कह रहा है, ये विशेष आपतन कोण यही आई कहलाता है, सी मतलब आई, वह आई सी कहलाएगा। हमारी परिभाषा सुनना जरा एक बार, किसका, क्रांति कोण का। वह आई सी कहलाएगा जिसके लिए विरल माध्यम में आर का मान 90 डिग्री होता है। वह कोण सी कहलाएगा या वह आपतन कोण क्रांति कोण कहलाएगा जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। वही पूछ लिया है। देखो क्या पूछा है कि वह यदि सघन माध्यम में क्वेश्चन नंबर 14 ना, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो विरल माध्यम में, तो कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ए तो क्रांति कोण बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण, विरल माध्यम नहीं पूछा है तो छाड़ो, तो अपने को पता भाई सघन विरल होना चाहिए। और वह सघन माध्यम में यदि आपतन को क्रांति कोण के बराबर हो जाए तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या 14। चलो भाई अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पाते भाई, इरेज कर दें हम। चलो भाई इरेज करते हैं, ये सब दोस्तों इरेज करते हैं। ये देखो मैंने इरेज किया। क्वेश्चन नंबर 15 पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्या कह रहा है कि किसी सघन माध्यम में क्रांति कोण व्यक्त होता है। सघन माध्यम में जो क्रांति कोण है वह व्यक्त होता है IC। देखो क्रांति कोण को यहाँ पे IC लिखा गया है। IC इक्वल टू tan इनवर्स 5/7 ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अगर tan को इधर भेज दिया जाए तो tan IC इक्वल टू हो जाएगा 5/7। तो दोस्तों पूछा क्या आपने से, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। चलो भाई ये पूछा दोस्तों अपने से। दोस्तों अपने को n, अभी जो मैंने बताया ना अपवर्तनांक n इक्वल टू होता है 1/sin c, ठीक ना। तो यहाँ से अपने को लगेगा ये, तो sin c निकालना पड़ेगा। तो sin c निकालने से पहले tan पता है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे लिखो ये IC। तो इसके सामने की साइड ये होता है परपेंडिकुलर, तो tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसका मतलब है 5 क्या है, परपेंडिकुलर है, 7 क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट में 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, रूट में 74 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस आ गया। तो यहाँ से साइन सी कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों साइन आई सी साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 अपान हाइपोटेनस कितना है, रूट में 74, ठीक ना। हम लोग जानते हैं दोस्तों सिंस
n इक्वल टू होता है 1 अपान साइन सी और सी जगह पे क्या लिखोगे आई सी। तो n इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी की वैल्यू 5 अपान रूट में 74, रूट में 74 ऊपर चला जाएगा, n इक्वल टू रूट में 74 अपान 5। ये अपना आंसर है भाई। तो देखा दोस्तों कितना आसान है, कुछ नहीं करना था। आई टेन उधर भेजो भाई, इनवर्स है, टेन इधर जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 पान 7 परपेंडिकुलर अपान बेस, हमने हाइपोटेनस निकाल लिया क्योंकि अपने को साइन चाहिए था। हाइपोटेनस साइन से फिर ये फार्मूला होता भी मैंने बताया, n इक्वल टू 1 अपान साइन सी, अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध। ठीक ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों देखो ये फार्मूला फिर आ गया, क्वेश्चन 16 में काम आएगा। देख लो सामने क्वेश्चन, यदि विरल माध्यम, विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें, विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हों तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण C हो, तब दोस्तों विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में, ये मान लो दोस्तों ये प्रकाश की किरण ऐसे है, ये कोई है ये ऐसे, यहाँ पे प्रकाश की किरण विरल, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1, सघन माध्यम ये है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अभिलंब कोण झुक जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे है, तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रकाश की चाल है V1 और यहाँ पे प्रकाश की चाल है V2। तो बताओ भैया तब सघन माध्यम में क्रांति कोण C सघन V2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण C हो, तब क्रांति कोण C हो। ठीक ना। तो हम लोग क्या बताए भाई, यहाँ पे क्रांति कोण C हो तो क्या कर दे भाई, अपने को दोस्तों अपने को पता है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ना, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अपने को क्वेश्चन एक बार और पढ़ता हूँ, यदि विरल माध्यम तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें V1 तथा V2 हो तथा सघन माध्यम में क्रांति कोण C हो, तब भाई देखो ये जो दोस्तों में फार्मूला है यहाँ पे n2 अपान n1 इक्वल टू V1 अपान V2। ठीक ना, n2 अपान n1 इक्वल टू V1 अपान V2। अपने को क्रांति कोण में लेकर जाना है, क्रांति कोण में लेकर जाना है, तो हम लोग क्या कर सकते भाई, तो दोस्तों यहाँ पे जो है फार्मूला लिखा हूँ ना n2 अपान n1, तो काम तो करेगा, लेकिन मैं जो ये फार्मूला देखो, ये कौन सा फार्मूला मैं आपको बता दूँ, ये वाला देखो, n इक्वल टू होता है C अपान V। जब कोई प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाए तब के लिए फार्मूला है। अगर दोस्तों अगर कोई प्रकाश की किरण ये निर्वात से माध्यम में जाएगा, तब अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू V1 अपान V2। ठीक ना। मैं इसको लगाता हूँ क्योंकि अपने को अभी बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को रुके रहो यहाँ पे, क्योंकि अपने को पहले फार्मूला लिखें, n इक्वल टू क्या हो गया V1 अपान V2। ठीक ना, n इक्वल टू V1 अपान V2। तो V1 क्या है, पहले माध्यम प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और यही n किसके इक्वल होता है, 1 अपान साइन C के। भाई क्रांति कोण की बात कर रहा है ना, तो n की जगह मैं क्या लिख दूँ, 1 अपान साइन C इक्वल टू V1 अपान V2। यहाँ दोनों सिंपल तरीके से लग जाएगा। तो 1 अपान साइन C इक्वल टू V1 अपान V2। अब जरा इसके डेरिवेशन में जो आपको रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट पे अगर जरा गौर करो, हर जगह V1 लिखा हुआ है। जो ऑप्शन सामने जो क्वेश्चन लगा हुआ है, उस क्वेश्चन में जरा आप देखोगे सब जगह V1 लगा, यानी आपको V1 की वैल्यू निकालना है। तो V1 निकालना है तो मैं क्या करूं, तो V1 यहाँ पे करूँगा तो V1 साइन C आ जाएगा। तो ये भी ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको पलट दो, पलटो ही मत यार, छोड़ो। 1 अपान साइन C, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा दोस्तों हो जाएगा कोसेक C इक्वल टू V1 अपान V2। तो यहाँ से V1 क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू V2 कोसेक C। ठीक ना दोस्तों, ये रहा आपका। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जो फार्मूला है n इक्वल टू C अपान V, इसी का ही यूज है। बस हमने क्या लिखा, अब की बार यहाँ पे चाल V1 दिया है, यहाँ पे चाल V2 दिया है। अगर यहाँ पे चाल C रहता, यहाँ पे V रहता, तो C अपान V लगाते। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, V1 अपान V2। तो n इक्वल टू V1 अपान V2 और n 1 अपान साइन C। तो हमने साइन C का 1 अपान साइन C का उल्टा कोसेक C,
यहाँ से आ गया V1 की वैल्यू V2 कोसेक सी, ये अपना आंसर है भाई, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर रहा ये अपना 16 यानी 16। अब आ जाते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं। चलो भाई इरेज कर दे, पहले इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, 17 पे आ जाते हैं। और उतना उम्मीद करूंगा 17 वाले क्वेश्चंस को देखो, इसको तो मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इरेज कर दिया हूँ ना, तो अभी जरूरत पड़ेगी फिर लिख दूंगा, ठीक ना, फिर लिख दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों कह रहा किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 अंश है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो आपसे कह रहा किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण सी है, क्रांति कोण 30 अंश है। क्रांति कोण का सिंबल होता है दोस्तों सी, और सी कितना दिया आपको 30 अंश दिया है, कितना दिया है 30 अंश दिया है, ठीक ना। तो क्रांति को मतलब पूरे साइन सी भी लिख सकते हो आप, साइन सी 30 अंश। निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात किसमें, माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल आपसे V पूछ रहा है, माध्यम में आपसे प्रकाश की चाल V पूछ रहा है। दोस्तों ये V आप तभी निकाल पाओगे जो अभी मैंने फार्मूला बताया ताज़ा N = C/V। अब अगर आपको यहाँ से दोस्तों यहाँ से V तभी निकल पाएगा जो अपने को N पता रहे, बिना N के हम लोग V निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। तो अब हम लोग आते हैं कि पहले N निकालने के लिए N और C में कोई रिलेशन होता है, हाँ होता है। N = होता है 1/sin C, N = होता है 1/sin C। तो N निकालना है 1/sin C, साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, N = कितना आ गया 2। अब N2 आ गया। अब ये वाला फार्मूला खुशी लगाओ। अब फार्मूला लगाएंगे, सिंस N = होता है C/V, तो N के प्लेस पर 2, C के प्लेस पर 3 × 10⁸ तो V = क्या हो जाएगा 3/2 × 10⁸। 3/2 का मतलब क्या हो जाता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोस्तों अपना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। देखो मैं 17 लिखा नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। कोई प्रकाश की किरण है वो क्या कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम के वेग से दोगुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। बढ़िया सवाल है भाई। ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। चलो भाई हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं समझाने के लिए। ये है, मान के चलो कि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये है सघन माध्यम, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, पहले जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर अभिलंब ड्रा करते हैं। आपको पता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ये हो गया। तो कह रहा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग, मान लो सघन माध्यम में वेग है V1, विरल माध्यम में वेग है V2। तो विरल माध्यम में जो वेग है V2 वह क्या है, इसके सघन माध्यम के वेग से दोगुना है। सघन माध्यम के वेग का दोगुना है कौन, विरल माध्यम का वेग, ठीक है। तो V2 = 2V1। आगे कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। दोस्तों आपको पता है ये जो आपतन कोण यहाँ पे I है, ये आपतन कोण I है और यहाँ पे अपवर्तन कोण R है। तो ये आपतन कोण I पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्त होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की दो कंडीशन होती हैं। और दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, पहली कंडीशन यही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब I > C हो, I > C हो। और दूसरा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए, सेकेंड कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन I > C, तो I C से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपतन कोण होना चाहिए। तो आपतन कोण, वही आपतन कोण कितना होना चाहिए, ठीक ना, आपतन कोण कितना होना चाहिए, तो ये आपसे पूछ रहा है। चलो भाई अब जो दोस्तों फार्मूला है, पूरा स्नेल्स लॉ का पूरा फार्मूला मैं लिखता हूँ। अब स्नेल्स लॉ का पूरा फार्मूला लिखता हूँ, वह क्या है, sin I/sin R =
N2 अपान N1 इज इक्वल टू V1 अपान V2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। भले इसे पूरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पूरा लिख देते हैं ताकि इसी बहाने अपने को फार्मूला याद तो रहे, इसी बहाने फार्मूला तो याद रहे पूरा कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू N2 अपान N1 इक्वल टू V1 अपान V2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ठीक ना। चलो भाई ये पूरा फार्मूला है। तो यहाँ पे अपने को दोस्तों अब हम यहाँ पे कह रहा है कि पूरा अंतिम परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए। आपतन कोण किस में होगा? विरल माध्यम 1 में। ठीक ना। मतलब इस मान लो माध्यम है 1 N1 और ये माध्यम है N2। ठीक ना। तो यानी 1 में होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 में होना चाहिए, तो 1 की बात कर रहा है और यहाँ पे ये 2 की बात करता है। भाई प्रकाश की किरण भली से 1 से 2 में यहाँ भी जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, लेकिन बात किस में हो रहा है? 1 की हो रहा है। और ये बात यहाँ पे 1 से 2 में यानी 2 की बात करता है ये। तो इस फार्मूले को थोड़ा मैं उल्टा लिख दूँ। जब उल्टा मैं लिख दूंगा तो हो जाएगा N1 अपान N2 इक्वल टू V2 अपान V1। ठीक ना। V2 अपान V1 हो जाएगा। तो N1 अपान N2, N1 ये तो भाई अलग सी बात हो गई। N1 अपान N2 इक्वल टू V1 V2, V2 जगह पे 2V1, 2V1 अपान V1 की जगह पे V1, तो V1 V1 कैंसिल हो गया और N1 अपान N2 को आप लिख सकते हो N। ठीक ना। यानी साइन जो आपका फार्मूला होता है N इक्वल टू 1 अपान साइन सी होता है ना, तो N1 अपान N2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपान साइन सी के। तो यानी 1 अपान साइन सी इक्वल टू 2, तो साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। साइन सी कितने की वैल्यू 1/2 है? तो साइन 30 डिग्री की, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये पूर्णांतिक परावर्तन के लिए आपतन कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक ना। 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री आपतन कोण होना चाहिए। तो ये आपतन कोण आई आया है, तो आपतन आई जो मतलब आपतन ये सी आया है, आई क्या होना चाहिए? सी से ज़्यादा होना चाहिए। आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, तो 30 से बड़ा, तो 30 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आया? भाई ये 1 की बात कर रहा है तो मैंने फार्मूला को इंटरचेंज किया। ठीक है। अब ये फार्मूला को इंटरचेंज किया तो मुझे ये मिला, और ये मुझे पता है N1 अपान N2 क्या होता है? 1 अपान साइन सी होता है। N1 अपान N2 क्या समझोगे? N समझोगे। ठीक ना। चलो, तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर में TIR की फिनोमेना होती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के कारण जो उसमें सिग्नल होता है, उस सिग्नल को प्रकाश सिग्नल की कोई भी सूचना होती है, सूचनाओं को प्रकाश सिग्नल के माध्यम से बिना ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। और सूचनाओं को दोस्तों जो पहुंचाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, वो किसी कोड के फॉर्म में होता है, तो वो सूचनाओं के लीक होने के चांसेस भी कम होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचती है बिना ऊर्जा हानि के पहुंचती है, तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक ना। तो इसका यूज जो होता है आर्मी वगैरह में बहुत सारा किया जाता है, ताकि यहाँ पे सूचनाएं लीक ना हो और बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँच जाए। ठीक ना। ये हो गया भाई ऑप्टिकल फाइबर, 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लो भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई सतह का अपवर्तनांक होता है। मान लो ये हमने कोई ऑप्टिकल फाइबर बना दिया, अब दोस्तों इस ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ से कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे गया, एंट्री किया, तो यानी यहाँ पे ये विरल माध्यम रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा? विरल माध्यम रहा होगा। भाई बाहर विरल है, अंदर क्या है? सघन है। तो आपको पता है TIR की घटना के लिए प्रकाश की किरण क्या होना चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? सघन से विरल में। सघन कहने का मतलब है सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो N है ज़्यादा होगा
विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, ठीक ना। तो अब बताओ भाई यहाँ पे जो अंदर मतलब यहाँ से अब प्रकाश की अगर कोई यहाँ से मान चलो यहाँ से चलो यहाँ से यहाँ पर गया तो इसका मतलब ये सघन से विरल पे टकराया, सघन से विरल पे टकराया, ठीक ना। ये सघन है, ये सघन से विरल पे टकराया, भाई सघन से विरल में जाना चाहिए, सघन से विरल पे टकराया। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहाँ पर आया, फिर ये सघन से विरल पे टकराया, फिर ये यहाँ से फिर यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे दोस्तों ये होता रहता है ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिसका ये बना होता है वो हो गया सघन माध्यम, जिसका लेप लगा होता है वो होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाता है। तो लेप की बात कर रहा है, ये जो लेप यहाँ पे जो लेप लगा होगा वह उस लेप का अपवर्तनांक क्या होगा, उस लेप का अपवर्तनांक कम होगा। कम होगा दोस्तों तभी तो बनेगा विरल माध्यम, बिना कम के विरल माध्यम बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। तो जो लेप होता है, जो कोडिंग होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं भाई, कोड मतलब इसको बोलते हैं हम लोग यार आवरण बोलते हैं, ठीक ना, क्लेडिंग आवरण बोलते हैं, मतलब आवरण जिसे मतलब किसी लेप लगा देना, ठीक ना, लेपिंग कर देना, आवरण कर देना। तो जो आवरण होता है, आवरण का अपवर्तनांक जो होगा वह क्या होगा, कम होगा, और जो जिसका बना होगा इस चीज़ का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तभी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा तंतु के पदार्थ से कम, यानी इसका अपवर्तनांक कम होगा, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तब ये सघन होगा और ये विरल होगा, ठीक ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपका फिगर बना हुआ है, और फिगर वाले क्वेश्चन से फिगर वाले और सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे चैप्टर में, जब हम लोग प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे। बाकी एक यहाँ पे आया है, ठीक है। बाकी प्रकाश तंतु पे 2 क्वेश्चन हो गए, ऑप्टिकल फाइबर पे ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। कह रहा कि परिचित्र में प्रदर्शित प्रिज्म में अभिलंबवत प्रकाश किरण आपतित है, कांच वायु पृष्ठ का क्रांति कोण होगा। चलो भाई ये देखो प्रिज्म कुछ ऐसे बना हुआ है, ये दोस्तों अपने को प्रिज्म कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे ये कह रहा कि ये जो एंगल है ये क्या है, 45 डिग्री है। कोई प्रकाश की किरण सीधे ऐसे इस पृष्ठ पर आपतित हुई है, ऐसे दोस्तों अगर ऐसे यहाँ पे आपतित हुई है, और देखो आपको क्या दिखाया है, यहाँ से ये कुछ ऐसे आ गई है, ऐसे हुआ ना, ऐसे आ गई है, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा किया गया है, ये नॉर्मल, ठीक। आपको दोस्तों पता अगर ये सीधे प्रकाश की किरण जा रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। अगर ये 90 डिग्री बना, ये 90 और ये 45, तो ये भी कितना होगा, ये 45 होगा, ठीक ना, ये 45 होगा। अगर ये 45 होगा तो ये जो प्रकाश की किरण अभिलंबित हुई है, इस पृष्ठ पर अभिलंबित हुई है, तो अभिलंबित अगर हुई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक ना। तो अपने से पूछा क्या है, कह रहा है कि कांच वायु पृष्ठ का क्रांति कोण होगा, क्रांति कोण यहाँ पे ये होगा ना, क्रांति कोण किस में होगा था भाई, देखो यहाँ पे क्रांति कोण, देखो क्रांति कोण पहले फिर समझ लो थोड़ा सा। ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रकाश की यहाँ पे जब पूरा आंतरिक परावर्तन होगा, मान के चलो तो सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश की किरण जाती है, तो ये हुआ आपका ये हुआ आपका I, और यहीं पे आपका बनता है C। तो ये आपका जो अभिलंब हमने डाला तो यही आपका I, यही आपका बना C, तो ये हुआ आपका क्या, क्रांति कोण, यही हुआ ना क्रांति कोण 45 अंश। तो क्रांति कोण 45 अंश, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कांच वायु पृष्ठ का क्रांति कोण होगा। तो अगर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो ये अगर ये यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या है कि I इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C, I इज ग्रेटर देन C होना चाहिए, यानी ये जो क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए, आपतन कोण क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 21 का B, 45 अंश से कम। तो क्रांति कोण जो होगा यहाँ पे ये I आया है 45 अंश से थोड़ा सा कम होगा क्रांति कोण। I कितना आया है, I आया है 45 अंश, और क्रांति कोण क्या होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण आपतन कोण से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो 45 अंश से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर ये क्या हुआ 21, एक बार फिर से और समझ लो, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये पृष्ठ पर अभिलंबित है तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 में से ये 45, तो ये जो बचा 45, ये दोस्तों हुआ आपका क्या I। तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर घटना हो रही है तो इसका मतलब कि I जो होगा वह क्या होगा, C से ज़्यादा होगा। और C कितना आया 45, तो इसका मतलब कि I थोड़ा सा 45 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना। और क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए, I से कम होना चाहिए। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 22, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन पहले इसके इरेज ही कर देता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का जो क्वेश्चन मैं एक और बताया हूँ, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और ये क्वेश्चन आप जरा देखो, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सेम है, एकदम सेम है। देखो क्या लिखा है कि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। तो क्रांतिक कोण थीटा सी लिखा है, वहाँ पे आई सी लिखा हुआ था। गजब गजब का इसका करिश्मा है, हर जगह अलग अलग से लिखता है। हम लोग एक सी तो मानते हैं, एक सी मानते हैं, एक आई सी मान लिया गया क्वेश्चन में। यहाँ पे थीटा सी कहने का मतलब देखो सी 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 क्रिटिकल एंगल, ठीक ना। tan इनवर्स 3/4, 3/4। तो यहाँ से दोस्तों tan को उधर भेज दो तो tan थीटा सी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। tan थीटा सी कितना हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो, और कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लगाओ थीटा सी, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हाइपोटेनस। tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस की वैल्यू है 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। चलो भाई रूट से बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपने को साइन थीटा सी चाहिए, साइन थीटा सी। साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। हम लोग जानते हैं सिंस फार्मूला होता है n इक्वल टू 1 अपान साइन सी। n पूछ रहा है n इक्वल टू 1 अपान साइन सी। साइन सी के प्लेस पर साइन सी लिखो, चाहे साइन थीटा सी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थीटा सी बोल रहा है, थीटा सी। थीटा सी के प्लेस पर 3 अपान 5, 5 चला जाएगा ऊपर, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपान 3। ये आपका आंसर है भाई, n इक्वल टू क्या आ गया 5 अपान 3। तो दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 22 क्वेश्चन थे, और हमने 1 से लेकर के 22 तक सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, भाई सामने वाले को टीचर को लगता है कि हाँ हमने समझाया, बाकी अगर आपको दिक्कत आता है सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए था, कुछ भी आपका दोस्तों रहता है सुझाव, कुछ भी रहे, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को, अपने दिक्कत परेशानी को, अपने इंजॉय को, जो इंजॉय आया, जो दुख तकलीफ हुआ, सब आप कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज अब ये पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 रहा। इस तरीके से पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन हम लोग कराएंगे बहुत विकल्पी वाले। बाकी जो चैप्टर छूटे हुए हैं उस चैप्टर की थ्योरी और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये तो आपको तो होगा ही, ठीक ना। इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो एक आध दो चैप्टर केवल बचा हुआ है क्लास 12 का, बाकी सब चैप्टर पढ़ा दिया गया है यूट्यूब पर। तो जो एक आध दो चैप्टर बचे रहेंगे उस चैप्टर की थ्योरी मैं करा ही दूंगा। बाकी जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, उस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे, ताकि उतने ही न्यूमेरिकल आप करके और रफ कॉपी में रखिए, और उसको किसी या फिर का भी बना लीजिए और उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। बस उतना ही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भैया आज के लिए कितना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सबको बाय बाय।